नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते के कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए और वो सारे घटनाक्रम के जिसको कहते हैं ना फार रीचिंग इफेक्ट होने वाले हैं। एक तरह से अमित शाह साहब ने 2024 के जनरल इलेक्शन का उद्घोष कर दिया। उन्होंने त्रिपुरा में जाके राहुल जी को एड्रेस करके राहुल बाबा से कहा कि अब आप टिकट कटा लीजिए, 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर मतलब फंक्शनल हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगा और आप उस दिन के लिए टिकट कटा लें। ये हालांकि शास्त्र सम्मत तो यह है कि मकर संक्रांति को खत्म होता है, खरवास चल रहा होता है और उसी की वजह से शायद चंपक राय का कल स्टेटमेंट भी आ गया। लेकिन अमित शाह पिछले 2-4-5 दिनों से जिस भी स्टेट में जा रहे हैं और उनका मुख्य काम तो चुनाव ही होता है। कर्नाटक में जाके उन्होंने टीपू सुल्तान वर्सेस राम मंदिर वर्सेस मंदिर की बात की। वहां के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी पहले ही जाके कर्नाटक में चाकू तेज करने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे मूल रूप से यही है कि बीजेपी जो उनका टाइम टेस्टेड वो है, राम मंदिर, हिंदू इंडिया पाकिस्तान, इन्हीं सब पे फॉल बैक कर रही है। उसके पास कोई भी एजेंडा नहीं है कि डेवलपमेंट की या विकास की या भ्रष्टाचार खत्म करने की, इस तरह की बात करने का। उसका जो अपना एजेंडा है वही राम मंदिर की ही बात है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, मैं तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के सवाल को उठाकर ही चुनाव जीतती है। मैं ये नहीं मानता हूं। भारतीय ये इस चीज से आमतौर पर दो चुनावों के बीच में एक विमर्श बनाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है और उससे भारतीय जनता पार्टी का ये दावा मजबूत होता है कि हिंदुओं की, हिंदू हित की अकेली ठेकेदार वही है, बाकी और कोई हिंदू हित का ठेकेदार नहीं है। ये विमर्श बनाने का ये सब काम करते हैं। पार्टियों के बीच में जो बहसें होती हैं, राहुल बाबा कहना, वो शाहजादा कहना या और कुछ इस तरह की बात करना, इन चीजों का महत्व केवल ये है, इन चीजों का महत्व इससे ऊपर नहीं है। चुनाव जीतने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए चुनावी रणनीति में तो और भी ज्यादा गंभीर किस्म की बातें हैं। देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं और आनंद जी, आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि नरेंद्र मोदी का मानना यह है कि राम मंदिर से वोट नहीं मिलते। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ना 2014 में राम मंदिर के मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बनाया, ना 2019 में राम मंदिर के मंदिर को मुख्य मुद्दा बनाया। इसकी चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था कि संसद कानून बनाया राम मंदिर बनवाने के लिए, और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये मसला कोर्ट तय करेगा, इस संसद का काम इस पर कानून बनाना नहीं है। और इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरी दावेदारी थी, इसके लिए रामलीला मैदान भर दिया था, उसको अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि राम मंदिर के सवाल पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। जहां तक हिंदू बनाम मुसलमान का सवाल है, वो करते रहेंगे, राम मंदिर की बात भी बीच बीच में उठाते रहेंगे, उसका श्रेय भी लेते रहेंगे। तो ये सब इस तरह से राजनीति चलती रहेगी। लेकिन कर्नाटक का चुनाव वो कैसे जीतेंगे? कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए उनके लिए जरूरी है कि लिंगायत वोट उनके पक्ष में पड़े, और लिंगायत समाज का सांप्रदायिकीकरण बहुत पहले ही हो चुका है। राम मंदिर का मुद्दा उठा के उनका आप देशी सांप्रदायिकीकरण नहीं कर सकते। लिंगायत मुद्दतों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायतों का मुख्यमंत्री बनाती है। पहले येदियुरप्पा को बनाती थी, अब बोम्मई साहब को बना रखा है उसने मुख्यमंत्री। अब वहां पे लिंगायतों का नेतृत्व कौन करेगा? लिंगायतों की भारतीय जनता पार्टी लिंगायतों का नेता किसको मानकर नया मुख्यमंत्री बनाएगी, इसके बारे में येदियुरप्पा और बोम्मई के बीच में संघर्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चुनौती यह है कि इन दोनों के बीच के संघर्ष को खत्म करें ताकि लिंगायत वोट ना बटे। आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब लिंगायत वोट बटा था तो कांग्रेस चुनाव जीत गई थी जी, और इस बार भी अगर लिंगायत वोट बटा तो कांग्रेस फिर चुनाव जीत जाएगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य समस्या ये है। जहां तक सवाल यह है कि त्रिपुरा में उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी को उन्होंने क्या चुनौती दी, तो अब भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे सवालों को लेकर,
उसके प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित है। उनके एक बड़े पदाधिकारी ने, जो दूसरे नंबर के हैं, शायद दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये कहा भी था कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान जरूरी है। और उन्होंने विपक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो घुमा फिराकर सरकार से ही कहा था कि भाई आप इस समस्या का समाधान कीजिए। अब इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी की भारत यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है जगह जगह, उन क्षेत्रों में भी जो कांग्रेस के प्रभाव के इलाके हैं और उन क्षेत्रों में भी जो कांग्रेस के प्रभाव के इलाके नहीं माने जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, वहां भी जब इतने लोग उत्साह के साथ कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि किराए के लोग हैं। ये लोग ऐसे हैं जो कि लगातार उनके साथ हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी ही हो रही है लगातार। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी हैजिंग करनी पड़ रही है। हैजिंग हम जानते हैं, पेशबंदी है, तो ये उसका अर्थशास्त्र का टर्म है, लेकिन ये एक पेशबंदी करनी पड़ रही है कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से भाजपा सरकार के पैरों के तले की जमीन खिसकी और उसके बाद गैर भाजपा सरकार बनी, तो उसका कोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर न पड़े। इसीलिए चंपत राय साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 50 साल का नौजवान जो चल रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, राहुल गांधी कि उनको सराहना की दृष्टि से देखना चाहिए। और साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना नहीं की है। उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना नहीं की है। हालांकि नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि ये पदयात्रा पद के लिए हो रही है। तो और उधर राम मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की प्रशंसा कर दी है। उधर हनुमानगढ़ी के हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की प्रशंसा कर दी है। वो तो पहले से राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ माने जाते हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में, इसका जवाब कहीं ना कहीं तो भाजपा को देना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बड़ा कमजोर सा था। आप देखिए आदित्यनाथ जी का बयान देखिए, वो उतना कड़ा जवाब नहीं दे पाए इसके ऊपर। उसमें ये भी कह दिया कि भाई जनता जिस तरफ है उसका तो हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो उसकी आलोचना करते हुए नहीं दिखना चाहते। दूसरी तरफ उनको जवाब भी देना है, तो इस तरह की बातें अमित शाह वहां कहते हैं, कभी टीपू सुल्तान का सवाल उठाते हैं। ये सारे के सारे मुद्दे घिसे पिटे हैं। ये सिर्फ जो सांप्रदायिक विमर्श है उसको बीच बीच में हवा देने का काम करते रहे। मैं इसको कहता हूं ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की रणनीति है, जो लगातार चलती रहती है। चुनाव जीतने वगैरह के लिए ज्यादा मजबूत गहरे कदम उठाने पड़ते हैं, समुदायों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। जो 7 समुदाय और पहले से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो फूट पड़ जाती है, उस फूट को दुरुस्त करना पड़ता है। वहां पर ये सब युक्तियां अपनानी पड़ती है। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और देखने में आई, जब इनिशियली ये यात्रा की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक निमंत्रण की बात हुई थी मायावती जी और अखिलेश जी के लिए, इनिशियल रिएक्शन उनका ये था कि नहीं हमें तो आया भी नहीं और उनसे क्या मतलब। और उसमें अखिलेश यादव जी ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन अभी जब यूपी में घुसी है यात्रा और ऐसा लगता है कि पब्लिक प्रेशर, जाट का प्रेशर, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने काडर से कहा, अपने लोगों से कहा कि आप बिल्कुल इसका स्वागत करिए और ठीक से आप लोग निकलिए इसमें, तब अखिलेश यादव जी की भी तरफ से उस समय बयान आया था कि नहीं हम स्वागत करते हैं और ठीक बात है ये। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा जन समर्थन की वजह से भी ये प्रेशर बना है? देखिए, जन समर्थन की वजह से प्रेशर बना है और राहुल गांधी ने इसके अंदर एक नजारा तैयार किया है। जी देखिए, उसकी अब अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को, जो कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा आड़े हाथों लेते हैं, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, वो मेरे साथ बहस में ही थे शामिल। उन्होंने कहा कि हाँ वो एक उसमें एक टी शर्ट में चल रहे हैं और उन्हें ठंड नहीं लग रही है, इस बात की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, पता नहीं ये कैसे हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उनसे अपेक्षित नहीं था। और जब कोई व्यक्ति अनपेक्षित काम करता है और वो एक पल दो पल के लिए नहीं करता, पल दो पल के लिए तो फ्लूक माना जाता है। लेकिन जो लगातार करते ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ये ऐतिहासिक पदयात्री है। जी जी जी। देखिए, मैं कोई राहुल गांधी का बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं। मैं कह रहा हूं ये वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐतिहासिक पदयात्री। उनकी इस तरह दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई है और उस दाढ़ी को वो ट्रिम भी नहीं करा रहे हैं। इससे बिल्कुल जो
एक योगी की, एक साधु की छवि जो है वो लोगों के सामने प्रोजेक्ट हो रही है। और ये भाजपा के लिए वास्तव एक ऐसे व्यक्ति की छवि प्रोजेक्ट हो रही है जो कि इसके अंदर त्यागी प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं, जी, जी, जो कुर्बानी के जज्बे से लैस है। जैसे ही किसी नेता में इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है, जनता को पैदा हो रही हैं, और वो दिखाई भी पड़ रहा है सामने, और कोई कमी नहीं है उसके अंदर। आप भारत जोड़ो यात्रा में क्या कमी निकालेंगे? कुछ भी ऐसा जी, नहीं है जो उसके अंदर नकारात्मक हो। भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़कर कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर रहा है। इस देश में केवल भाजपा के प्रवक्ता उसकी आलोचना कर रहे हैं, वरना भारत जोड़ो यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जी, कोई विपक्षी दल विरोध नहीं कर सकता है, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, कोई भी हो। जी, मैं देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की एक बहुत कठोर आलोचना थी कि उन्होंने गुजरात चुनाव को अपने रूट में शामिल नहीं किया, और वो आलोचना मोटे तौर पे सही थी। लेकिन अब गुजरात चुनाव भी गुजर गया, लोगों ने देख लिया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात चुनाव कुर्बान कर दिया गया। अब वो अतीत की वस्तु बन गया है, वो जी, आलोचना भी अब नहीं हो रही है, जी, क्योंकि जो वो होनी थी आलोचना, भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में वो आलोचना हुई और सही आलोचना थी, हम सब लोगों ने वो आलोचना की, लेकिन वो जी, अब वो भी खत्म हो गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी भारी चीज बन गई है। इसका लाभ कांग्रेस किस तरह उठाएगी, ये एक अलग प्रश्न है। जी। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और मैं आपसे जो इत्तेफाक रख लूं, और अ, एक चीज मैं और पूछ रहा था इसलिए कि तीन चीजें मैं तीन दृष्टांत दे रहा हूं, और फिर से जैसे ये जब दाढ़ी नहीं बना रहे हैं तो उसका एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ये भी हो रहा है कि हमारे ही मोदी जी भाई जब बंगाल इलेक्शन था तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बना के ट्रिम करा के उस तरह से कर रहे थे, और इनिशियली भाजपा ने इस पे इनके ऊपर प्रहार भी किया था। दूसरा, एक जो दो चीजों को मैं बड़ी बात इसलिए मानता हूं कि वो बहुत ही सटल वे में हो रही हैं, लेकिन मैं उनको बड़ी बात मानता हूं। एक तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये अपनी सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट हैं और ये मिलने गए हैं, ये कहीं से वैसे नहीं हुआ, प्रचारित नहीं हुआ, अब ये कहीं से आ गई खबर तो पता होगा। और उसके उल्टे हमारे जब मोदी जी जाते थे वहां से मिलने तो 4-5-6 कैमरे वैमरे लगा के, तो वो इनडायरेक्टली मैसेज लोगों में जा रहा है। और तीसरा, और जो मुझे शायद सबसे ज्यादा जिसने मूव किया है उसमें, राहुल गांधी ने कल परसों किसी से बात करते हुए, या तो पत्रकार से कहीं, उन्होंने कहा, जब उनसे यही पूछा गया टी शर्ट पहनने के लिए कि आप, उसने कहा कि आपको वो गरीब का आदमी नहीं, का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको वो फटा हुआ कपड़ा पहन के आप उससे नहीं पूछते हैं, आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज मेच्योरिटी, आई विल से। वो कहां मैच्योर हुए हैं, जो टेंटेटिव थे, जैसा आप कह रहे हैं, हम सब लोगों को लगता था यात्रा शुरू हुई थी ये करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अपना हो सकता है फिर ये इनका मन ही। अपने नेता में कुछ असाधारण योग्यताएं देखना चाहते हैं, जी, जी, और जी, ये भारत के लोगों के लिए सही नहीं है, ये दुनिया में सभी जगह के लोगों के लिए सही है। वो चाहते हैं कि उनका उनका नेता जो है वो कुछ ऐसा हो जो आम आदमी से अलग हो, और ऐसी असाधारण योग्यताएं वो इंदिरा गांधी में देखते थे, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू में देखते थे, और नरेंद्र मोदी में भी वो असाधारण योग्यताएं देखते हैं। और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो अपने प्रधानमंत्रित्व की बिल्कुल शुरुआत से ही इस बातों पर जोर देते रहे। याद कीजिए, जो अमेरिका के दौरे में गए थे तो उनके बारे में चर्चा चल रही थी, बिल्कुल निर्जला व्रत रखे हुए हैं वो तो, हाँ, हाँ, और निर्जला व्रत रखे हुए बिना एक बूंद खाना तो खा ही नहीं रहे हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पी रहे हैं। बिना एक बूंद पानी पिए हुए वो व्यक्ति लगातार अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ में चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर सारी मीटिंगों में भाग ले रहा है, और फुर्ती के साथ में सीढ़ियां चढ़ता हुआ हवाई जहाज में प्रवेश कर रहा है, उतनी फुर्ती से सीढ़ियां उतरता हुआ हवाई जहाज से निकल रहा है। तो ये सबसे भारत में उस वक्त लोग बहुत प्रभावित थे। मैं तो टीवी के न्यूज रूम में बैठा हुआ पत्रकारों के बीच में, जो के बारे में माना जा सकता है कि भाई अन्य लोगों के मुकाबले उनकी राजनीतिक समझ बेहतर होगी, वो सब अन्य पत्रकार लोग भी इस बात से बहुत प्रभावित थे। जी, जी, हाँ, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो बहुत असर डालती हैं। पता नहीं राहुल गांधी ने स्वाभाविक अनायास ही निर्णय लिया कि वो टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। इसके अपने जोखिम भी हैं, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और अगर वो बीच में बीमार पड़ गए, उनके बीमार पड़ने की वजह से यात्रा स्थगित हुई तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन ये सब वो कामयाबी के साथ कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी परिस्थिति बिल्कुल साधारण है। एक तो भाजपा नेता ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई है, अध्ययन कमेटी बनाई है कि भाई वो केवल टी शर्ट में कैसे चल पा रहे हैं। तो ये सब चीजें उनके विरोधियों को आश्चर्य में डाल रही हैं, उनके समर्थकों को नया उत्साह दे रही हैं, और जो किनारे खड़े हुए लोग हैं, देश की जनता है जो लगातार उसको देख रही है, वो देश की जनता इस बात को लेकर चकित भी है, कहीं आश्वस्त भी हो रही है। और जैसा कि मैंने भास्कर में जो लेख छपा था उसमें मैंने कहा भी था, राहुल गांधी चुनावी फायदे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो मोदी के बराबर, मोदी के मुकाबले खड़े होने वाले एक चेहरे के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त हो। इसीलिए मैं कहता हूं ये यात्रा राहुल गांधी के लिए एक व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश है, व्यक्तिगत राजनीतिक मोक्ष की तलाश है, और मुझे वो राजनीतिक मोक्ष उन्हें कमोवेश अभी फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। जी, मैं एक और बात मैं टेंटेटिव मेरे मन में, इसलिए मैं बोल दूं, मोदी जी जो भी करते हैं वो लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। वो गुफा में जब ध्यान लगा रहे हैं तो 6 कैमरे हैं, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष रूप से 24 घंटा वो कहीं बाहर रहे और खाना नहीं खाया हो, ऐसा नहीं है कि कैमरे के नजर में। तो कहा जाता है कि वो कुछ नहीं खा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि छोटी बात होगी, लेकिन आनंद जी, राहुल जी जो कर रहे हैं जी उसमें संघर्ष और जद्दोजहद है। जी जी, तो राहुल ये एक कर फर्क रहे हैं, उसमें संघर्ष। देखिए, पहली बार मुझे भी लग रहा है कि ये बंदा जो है केवल नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा है। हाँ जी जी, ये केवल एंग्री यंग मैन नहीं है, की एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये हाँ, इसके अलावा कुछ और कर रहा है। इसका संदेश जो है वो सीधा, सरल और सहज है। दूसरे, इस यात्रा में एक राजनीतिक संदेश एक खास समुदाय की तरफ उन्मुख भी है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। मैं ये मानता हूं कि देश का जो मुसलमान वोटर है वो इस यात्रा के दौरान और इस यात्रा के बाद कांग्रेस को बिल्कुल नई निगाहों से देखेगा, देखना शुरू उसने कर दिया है। जी और मुझे पक्का यकीन है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोटों की सबसे बड़ी दावेदार कांग्रेस पार्टी होगी। जिन पार्टियों को मुसलमान वोट मिलते रहे हैं, उनको, जो कांग्रेस से छिटक के मुसलमान वोट जिन पार्टियों की तरफ गए थे, वहां से वोट फिर छिटक के कांग्रेस की तरफ आएंगे, और इससे कांग्रेस को लाभ होगा। कम से कम एक समुदाय के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि पिछड़े समुदायों पर कोई ऐसा असर पड़ रहा है या ऊंची जातियों पर असर पड़ रहा है, लेकिन मुसलमानों पर इसका असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्राह्मण समुदाय पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। कितना क्या, ये अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं है जी, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण समुदाय पे इसका कुछ असर जरूर पड़ रहा होगा। जी, मैं एक चीज प्रोफेसर साहब और समझ लूं, एक नई चीज हुई, क्योंकि अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही है। गुलाम नबी साहब के साथ जो मुख्य 20-21 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 19 लोग कल आए, 17 लोग फिजिकली प्रेजेंट थे। और हालांकि गुलाम नबी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके जाने से क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक 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 इंडिकेटिव है, ये एक प्रतीक के रूप में कुछ लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शायद 6 ही सीटें हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा राज्य है, प्रतीक के रूप में वो कांग्रेस के लिए उसने बड़ा काम किया। तो आपको क्या लगता है ये जो लोग वापस आ रहे हैं, ये भी एक गुलाम नबी ने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी में अगर चुनाव जल्दी हो जाते वहां पे जम्मू कश्मीर में, तो उस पार्टी के बनाने का मकसद पूरा हो जाता। अब वो चुनाव खिंच गए लंबे, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उस पार्टी में फिर राजनीति तो रुकती रही है, होती है लगातार, तो उसमें पार्टी के अंदर पड़ गई है फूट, और उसमें 2 गुट बन गए हैं। एक गुट जो है उसके वो गुलाम नबी उसके प्रति हमदर्दी रखते हैं, तो जो हमदर्दी, गुलाम नबी की हमदर्दियों से वंचित गुट था, वो दोबारा अपनी पुरानी पार्टी में लौट आया है। तो गुलाम नबी कुछ भी कहते रहे, इससे उनकी दावेदारियां कमजोर हुई हैं, और मुझे लगता है कि उनको भी अब नए सिरे से वो भी कहीं ना कहीं अंदर सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे कांग्रेस की छवि बेहतर होगी, अभी राहुल गांधी ने अपनी छवि बेहतर करने का कार्यक्रम तो ले रखा है, और वो छवि बेहतर कर भी रहे हैं, लेकिन इसको संगठन के जरिए किस तरीके से और पुष्ट करना है, इन लाभों को किस तरह से दूरगामी बनाना है, ये होते हुए भी दिखना चाहिए। अगर ये होते हुए कहीं दिख गया तो ऐसा भी हो सकता है गुलाम नबी भी लौट आए दोबारा कांग्रेस में, कुछ भी हो सकता है। जी जी जी, मैं एक चीज जरा और प्रोफेसर साहब आपसे थोड़ा अलग हटके, भारत जोड़ो यात्रा और इससे, एक सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते फैसला आया, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उन्होंने, जो एक मंत्री जी थे, जिस तरह का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, और मोटे तौर पर उनका कहना था कि नहीं नहीं, मंत्री को इससे क्या है, इट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम स्पीच, और इसलिए हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सदन के अंदर जो प्रिविलेजेस थी, मेंबर कुछ भी बात कर सकता था, उस पर लोकसभा, हमने पिछले दिनों देखा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट साहब साफ साफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस माइक ऑफ किए जा रहे हैं जब अगर कोई ऑपोजिशन का बोल रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि इसके दस्तावेज दीजिए, अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं तभी आप बोलिए। और जिसपे खड़गे जी ने खड़े होकर कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2 करोड़ रुपए नौकरी देंगे, तो हम मानते हैं कि नौकरी, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन आई हैव दिस की प्राइम।
मैं ही कह रहा हूं कि ये जो जो लोकतंत्र का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है उस पर क्या? देखिए, संसद के अंदर अगर सांसदों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, जो कि साफ दिखाई पड़ता है कि पीठासीन अधिकारी जो मुख्य तौर पर भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा की राजनीतिक हित साधते हैं, वो अगर उनको सीमित कर रहे हैं, तो संसद के अंदर इसका बहुत जबरदस्त विरोध होना चाहिए। केवल खड़गे साहब को ही खड़े होकर नहीं करना चाहिए, बाकी सब लोगों को भी खड़े होकर करना चाहिए और इस प्रकार के उन्हें तथ्य पेश करने चाहिए कि जब भाजपा के सांसद बोलते हैं, तब तो आप उनसे नहीं पूछते कि वो तथ्य पेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं तभी आप तथ्य पेश कर रहे हैं और हम लोगों के लिए क्या ये तथ्य पेश करना या नहीं करना, हम लोग अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं और क्या संसद विचारों को व्यक्त करने का मंच नहीं है? क्या हम क्या हम लोग केवल सिर्फ एक सांसद जो है तथ्यों के रिपोर्टर मात्र हैं? तो ये सब बातें कही जानी चाहिए और जब संसद में ये बातें कही जाएंगी तो संसद के बाहर भी इस बात के ऊपर बहस होगी। इससे पीठासीन अधिकारियों के ऊपर दबाव पैदा होगा और देखिए हो तभी से रहा है जब से कि जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल है धनखड़ साहब, जब से वो उपराष्ट्रपति हुए तब से ही नई प्रवृत्ति धनखड़ साहब की देन है ये। जी जी जी। हाँ, तो धनखड़ साहब का नाम तो इतिहास में कुछ खास तरह के रंगों में लिखा जाएगा। जी जी। मैं एक छोटा सा प्रश्न है, मन में है इसलिए पूछ ले रहा हूं। दिल्ली में एक चुनाव एमसीडी के हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, बीजेपी सेकंड नंबर पे आई, कांग्रेस को बहुत छोटा 9 ही उसके सभासद जीते। लेकिन जब मेयर का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी दावेदारी ठोक रही है और कह रही है कि हम किसी भी हालत में जिताएंगे अपने आदमी को। मतलब ये जो एक बीजेपी का नया एक अजीब सा रूप हो गया है कि मैंडेट कुछ भी हो, सरकार तो हम ही बनाएंगे। देखिए ये तो मैं इसको राजनीतिक निर्लज्जता कहता हूं और आम आदमी पार्टी के में इस प्रकार के संघर्ष का मादा है कि वो राजनीतिक निर्लज्जता का जवाब दे सके। मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने इसको भांप लिया है और वो उसी इस शैली में उनको जवाब भी दे रहे हैं और देंगे, आगे भी देंगे। इसमें बिल्कुल भाजपा कहती है कि हम अपना चुनवाएंगे मेयर, हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि हम आपके लोगों को खरीद लेंगे। ये तो खुला दावा है। जी। तो वो ये सब जो चल रहा है इसका प्रतिरोध करने का जो तरीका है वो तरीका आम आदमी पार्टी अपना रही है। वो भाजपा को उसी के लहजे में जवाब देने में ये पार्टी माहिर है। इसीलिए आप आमतौर पर किसी से भी बात कीजिए, भाजपा के वोटरों से बात कीजिए, भाजपा के समर्थकों से बात कीजिए, तो वो कहते हैं कि भविष्य इसी पार्टी का है। जी। हाँ, आमतौर पर लोग कहते हैं कि नई पार्टियां जितनी हैं उसमें भविष्य इसी पार्टी का है। तो आम आदमी पार्टी के पास है वो क्षमता है जो इसका जवाब दे सकते। जी। अब एक अंतिम सवाल है, थोड़ा किसी हमारे दर्शकों को लगेगा कि ये क्या बात पूछ लिए, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि मैं थोड़ा स्तब्ध हूं। एक अभी आपने देखी होगी एक घटना आई है जब एयर इंडिया के एक जहाज में एक शंकर मिश्रा नाम के एक व्यक्ति एक 70 साल की महिला के ऊपर वो मूत्र विसर्जन, वो मतलब पेशाब कर देते हैं और उसके बाद वो बहुत लाइटली ले लिया जाता है, उसमें कुछ उनके ऊपर कुछ होता नहीं। अब उनके कल गिरफ्तार हुए हैं इत्यादि इत्यादि। मतलब मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एयर इंडिया टाटा के पास गई या कैसे भी गई, कोई भी इन लोग कैसे, मतलब ये कैसे एक्सेप्टेबल है हमारे यहाँ? एयर इंडिया के जो सीईओ हैं उनका बयान देखिए, मैंने आज सवेरे उनका बयान ध्यान से पढ़ा, तो उसमें वही कह रहे हैं कि अगर कोई जो आचरण की जो आचार संहिता है, यानी बिहेवियर का जो प्रोटोकॉल है, अगर उसका उल्लंघन होता है और उल्लंघन का जो शिकार है उसके साथ उस व्यक्ति के साथ समझौता हो जाता है वहां, तब भी आपको चाहिए कि आप इसकी रिपोर्ट करें। आपका काम केवल ये नहीं है कि उस समझौते से ही आप संतुष्ट हो जाएं। इस मसले में हुआ क्या, शंकर मिश्रा साहब पहले से पिए हुए थे, फिर जब लंच मिला तो लंच में उन्होंने सिंगल माल्ट विस्की के 4 पैग और चढ़ा लिए। उसके बाद में वो बगल में जो उनके यात्री बैठा हुआ था उससे वो बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाट योर चिल्ड्रन डू। जब वो बता भी रहा था फिर भी बार बार 3 बार पूछ चुके थे, तो उसने रिपोर्ट की कि भाई ये आदमी तो बहुत ज्यादा पिए हुए है। उसके बाद उठ के उन्होंने मूत्र विसर्जन वाला कुकर्म किया और फिर वो लगभग बेहोशी की हालत में अपनी सीट पे आके सो गए। उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो उनके मुंह से ही निकला कि ब्रो आई थिंक आई एम इन ट्रबल। तो उसके बगल के यात्री ने कहा यस यू आर।
फिर वो उठे और उस महिला के पास गए और उससे उन्होंने कहा कि हम आपसे माफी मांगते हैं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। जी तो उसके उनके पिताजी और उनकी बातचीत से लगता है कि उस महिला को कुछ दिया भी गया है जी और साथ में ये वायदा ले लिया गया था कि वो शिकायत नहीं करेगी। जी लेकिन वो सब चला नहीं मामला। जी यानी उस महिला को दे दिला के उसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चला नहीं मामला। तो एयर इंडिया के जो सीईओ हैं, जो विदेशी मूल के हैं, नाम उनका भूल रहा हूं मैं, जी उनका कहना यह है कि स्टाफ को इस प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेने से बाज आना चाहिए। जी जी आज गोपीनाथ ने, जो कि एक बजट एयरलाइंस के संस्थापक हैं देश में, और माने जाते हैं कि उन्होंने भारत में जो उड्डयन क्रांति हुई है उसमें कैप्टन गोपीनाथ, डेक्कन एयरवेज, तो उन्होंने एक लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने बताया है कि रतन टाटा को चाहिए कि वो जेआरडी टाटा किस तरीके से एयर इंडिया चलाते थे उस प्रोटोकॉल की तरफ ध्यान दें। वो कस्टमर सर्विस पे बहुत ध्यान देते थे। तो ये जो एयर इंडिया से गलती हुई है, एयर इंडिया की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है, लेकिन ये उनके लिए एक अवसर भी है कि वो इस बात को समझ के समझें क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, तो वो उसको ठीक करें। जी जी नहीं, क्योंकि मैं अब खैर इस पे लंबा डिस्कशन हो सकता है। जो सह यात्री है उसका भी कहना यह है कि उसका जो गुस्सा है, उसने भी इसकी रिपोर्ट की थी और उसने कहा था कि जो 4 सीटें खाली थी, लेकिन जो एयर इंडिया का जैसा होता है कि नहीं ये पायलट, पीआईसी अगर हमें लगा पायलट ही इसको कर सकते हैं, तभी हम इनको यहां बिठा सकते हैं, उनको फिर उस सीट पे बिठा। खैर वो एक लंबी बात है, लेकिन मैं थोड़ा स्तब्ध इसलिए हूं, मुझे इस पे नहीं दिक्कत है कि कोई शराब पी के लोग हरकत ऐसी करते हैं, लोग गोली मारने लगते हैं, लेकिन उसके बाद का जो काम हुआ था वो शायद एयर इंडिया से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी हमारे नए जो नव धनाढ़ है उनका नाम जुड़ा होता तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब। देखिए इस घटना को पहले अखबारों में उपयुक्त जगह नहीं मिली, लेकिन आज तो स्थिति है कि अंग्रेजी के एक अखबार में पूरा एक पेज इस घटना के ऊपर, और एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स में शराब परोसी जाती है और लोग मुफ्त की शराब मान के उसको कुछ ज्यादा पी भी लेते हैं उसको, ये बात सही है, और उसमें कोई आदमी गड़बड़ी कर भी सकता है दुनिया में और भी जगहों पर, लेकिन ये घटना बहुत ही अभूतपूर्व रूप से घटित है। जी जी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है घटना ये, उड्डयन के इतिहास में। और उसको जिस तरह से उनके पायलट ने और स्टाफ ने जिस तरह से उस घटना को संबोधित किया, उसमें निश्चित रूप से बहुत खामियां थी। उसमें टाटा साहब को काफी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि उसका मैं महुआ मोइत्रा का वो ठीक था। इनको शुरू में 1 महीने के लिए बैन किया गया था, तो महुआ मोइत्रा ने कुणाल कामरा को लेके एक ट्वीट किया कि अर्णब गोस्वामी से सवाल पूछने पे 6 महीने का बैन था, तो ये बेहतर रास्ता था बजाय सवाल पूछने के, अगर आप किसी से कुछ गुस्सा है तो। खैर बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।